आलिया ने अपना बक्स ठिकाने लगा दिया और जमील भैया से कोई बात किए बिना छम्मी के पास चली गई। जाते हुए उसने मुड़कर देखा, जमील भैया जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए थे। आपसे मिलने का इतना शौक था बजिया को कि बस क्या बताऊं, छम्मी बोली। बड़े चचा और बड़ी चची आपकी बड़ी तारीफ करते थे। आप पढ़ी हुई हैं ना, इसीलिए बड़े चचा तहमीना आपा से जमील भैया की शादी करना चाहते थे। मैं तो जाहिल हूँ ना बजिया, तुम तो बगैर पढ़े इतनी प्यारी हो छम्मी। मैं तो तुमसे मिलकर सबसे ज्यादा खुश हुई हूँ, उसने कहा। मैं खत भी लिख लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ, बस स्कूल नहीं गई ना, छम्मी ने बड़े गर्व से बताया। तुम उससे मिलकर जरा भी खुश नहीं हो। तुम यहाँ किसी से भी मिलकर खुश नहीं होगी। तुम तो सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों वाला अखलाऊ दिखा रही हो, जमील भैया ने बड़े मजे में कहा और हाथ हिला हिलाकर छत पर टहलने लगे। किसी ने देखा ही नहीं कि वह कब आकर पीछे खड़े हो गए थे। पता नहीं आज जमील भैया को क्या हो गया है, आपको देखकर उनमें कुछ शान आ गई है बजिया। वैसे तो यह हाल था कि मेरे बिना कोई काम न होता। छम्मी ने तिरछी नजरों से जमील भैया को देखा। मैं कह रहा हूँ छम्मी कि अब तुम नीचे चली जाओ। जमील भैया जाने क्यों एकदम संजीदा हो गए। क्यों जाऊं, इस घर में मेरे बाप का भी हिस्सा है, जहाँ चाहूंगी बैठूंगी, बड़े आए। अच्छा तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। जमील भैया तेजी से सीढ़ियां तय करने लगे। आलिया के लिए यह सारी बातें कितनी अजीब थी। उसने हैरान होकर छम्मी को देखा। बजिया आप परवाह न करे, यहाँ तो हरदम ऐसी बातें होती रहती हैं। छम्मी शर्मिंदा नजर आ रही थी। चलो मैं अपनी किताबें ठीक कर लूं। उसे अचानक अपनी पढ़ाई का ख्याल सताने लगा। अल्लाह मियाँ, अब यह वह कैसे पढ़ेगी, रुपए कहाँ से आएंगे। मगर जैसे ही उसे याद आया कि मामू के पास अम्मा ने ढेर सारे रुपए जमा कर रखे हैं, तो उसने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। छम्मी को दादी का कोई काम याद आ गया और वह जल्दी से नीचे भाग गई। आलिया जब अपनी किताबें मेज पर रख रही थी तो उसे यह देखकर खुशी हुई कि जमील भैया उस पर मेजपोश बिछा गए थे। यह वही मेजपोश था जो रात जमील भैया की मेज पर बिछा हुआ था। चलो जमील भैया उसकी इज्जत तो करते हैं। किताबें ठीक करके वह खिड़की से नीचे गली में झांकने लगी। बिजली के खंभे के नीचे रोशनी का गोल दायरा पड़ा हुआ था और गली के दूसरे सिरे से कोई फेरी वाला आ रहा था। उसके सर पर रखे हुए थाल में दो लबों वाला चिराग जल रहा था। नीचे आओ आलिया बेटी, बड़ी चची की भारी सी आवाज सुनकर वह जल्दी से उठ पड़ी। अम्मा ने दादी के कमरे से निकलते हुए कहा, रात की बारिश से सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए तुम्हारी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है। सर्दी तो इस मर्ज की दुश्मन होती है। वह भी दादी के कमरे में चली गई। छम्मी अपनी मसहरी पर बैठी पुराने कपड़ों की मरम्मत कर रही थी और बड़े मजे से कोई पुरानी गजल गुनगुना रही थी। जिगर के टुकड़े हैं यह हमारे जो बन गए, बन के आंसू निकल रहे हैं। आलिया को देखकर वह गाना भूल गई और पुराने कपड़ों के ढेर को लिहाफ के अंदर छुपाने लगी। अब तो दादी बिल्कुल ठीक है भजिया। आलिया दादी की पट्टी पर टिक गई। वो आंखें बंद किए बेसुध पड़ी थी। उनका सीना अब तक उभर उभर कर डूब रहा था। उसे बचपन में देखी हुई लोहार की धौंकनी याद आ गई। जाने यह जिंदगी की आग कब बुझ जाए। मारे हमदर्दी के उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े आले में रखी हुई लालटेन की रोशनी एकदम मध्यम लगने लगी। आलिया ने दादी के खुले हुए हाथ को चुपके से लिहाफ में छुपा दिया। करीमन बुआ कमर टेढ़ी किए हुए कमरे में आई और झुककर दादी को देखने लगी। मालकिन, उन्होंने धीरे से पुकारा और जवाब न पाकर दबे कदमों से चली गई। उनके हाथों में गीली राख भरी हुई थी। क्या दादी सो रही हैं? शकील ने दहलीज पर खड़े खड़े कमरे में झांका। सो रही है फिर तुमको क्या? छम्मी ने उसे चिढ़ाने के अंदाज से जवाब दिया। बको मत, बड़ी आई, शकील हुंकारा। अरे दादी सो रही हैं, चुप रहो शकील, मेरे भैया। आलिया घबरा कर खड़ी हो गई। मुझे कुछ कुछ पैसे चाहिए आलिया बजिया, किताबें खरीदनी है। दादी की तबीयत खराब है इस वक्त। आलिया ने उसे समझाना चाहा। अब धरी है न उनके पास रोकड़, सब कुछ तो ले गया। पाँव दबा दबा कर चला। छम्मी मारे गुस्से के झल्ला रही थी। इतनी बहुत सी ढींगी मियाँ खा गए सारे मिलकर। तुमसे तो कभी पाँव भी न दाबे गए। बेचारी दादी बड़ी तड़पती होती हैं और ये लाट साहब मजे करते हैं। शकील ने जवाब दिया। मेरे मुंह न लगा कर कमीने, देख तो अभी बताती हूँ। छम्मी अपनी मसहरी से कूदी। दादी ने एक लम्हे को आंखें खोली और फिर कराह कर करवट बदल ली। आलिया शकील को खींचती हुई बाहर ले आई। करीमन बुआ आंगन में बिछी हुई चौकी पर लालटेन रख रही थी। उन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ कहा और फिर बरामदे में चली गई। अरे शकील, अब तो तुम बड़े हो रहे हो, फिर भी लड़ते हो। छम्मी भी तो तुमसे कितनी बड़ी है। आलिया ने उसके कंधे को दबाया, मगर वह कुछ भी न बोला। आस्तीन से आंसू पोंछकर सर झुकाए खड़ा रहा।
लड़ना बुरी बात है मेरे भैया, आलिया ने उसे लिपटा लिया। दादी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वह कहती हैं कि मैं छोटे चचा की तरह हूँ, बस इसीलिए छम्मी मुझसे जलती है। फिर दादी अब तक मुझे किताबों के लिए पैसे देते रही। यह बात छम्मी को सबसे ज्यादा बुरी लगती है। आप ही बताइए कि मैं किससे मांगू? अब्बा, जमील भैया, अम्मा सब पैसों के नाम पर चीखने लगते हैं। शकील ने मासूम बच्चों की तरह सिसकी भरी। मेरे पास 2 रुपए हैं, लोगे? आलिया ने पूछा तो शकील मारे खुशी के और जोर से लिपट गया। सुबह मुझसे रुपए लेकर किताबें ले आना। अच्छा भजिया। टाट का पर्दा सरका कर वह दालान में चली गई। अम्मा और बड़ी चाची तखत पर बैठी थी। अम्मा बिल्कुल चुप थी, मगर बड़ी चाची बड़ी शालीनता से बातें करते हुए छालियां काट रही थी। शकील को देखते ही उसकी तरफ पलटी। पढ़ता भी है या सिर्फ घूमता फिरता है? इम्तहान में फेल ना हो तो जब की बात। कहाँ घूमता हूँ, पढ़ता हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे पास तो पूरी किताबें भी नहीं, खाम का टोकती रहती हैं। शकील ने भी सख्ती से जवाब दिया। आलिया ने देखा कि अम्मा हैरत और नफरत से शकील को घूर रही हैं। बजिया, जब मैं मिडिल कर लूंगा तो इसी सामने वाले स्कूल में पढ़ूंगा। कितना बड़ा स्कूल है? शकील करीमन बुआ के पास चूल्हे के सामने बैठ गया। बसंत आने वाला है। करीमन बुआ लालटेन जलाकर बैठक में रखने चली गई। फिर वापस आकर आटा गूंथने गूंथने लगी। अल्लाह मत रखे बड़े मियाँ को, वो हो ना हो कमरे में रोशनी तो रहे। बड़े चचा कब आएंगे? आलिया ने पूछा। जब उनका जलसा खत्म होगा। बड़ी चची बेबसी से हंसी। जमील भी आ जाता तो घर में रोटी खा लेता। अल्लाह करे मजहर मियाँ का जेल से खैरियत का खत आ जाए। मौला तू ही अपनी अमान में रखने वाला है। करीमन बुआ ने आटा गूंथ कर तवा चूल्हे पर रख दिया। आलिया के दिल में हुक सी उठी। उसे अब्बा से कितनी मोहब्बत थी, हालांकि उसने अपने घर में कभी हंसती खेलती जिंदगी न देखी थी। वह अब्बा को अम्मा की तल्ख जिंदगी का जिम्मेदार समझती थी। उसे सियासत से नफरत हो गई थी। अब्बा के उद्देश्य उसकी नजर में कितने भोंडे थे, फिर भी वह उन्हें बेतहाशा चाहती थी। अब्बा की हिफाजत में कितना सुकून महसूस करती थी, मगर अब वह उस हिफाजत से महरूम हो गई थी। भैया, अब आप कॉलेज में नहीं पढ़ेंगी? शकील 2 रुपए की कल्पना से कितना खुश नजर आ रहा था। घर के सामने गली के उस पार बड़े से मैदान में बनी हुई स्कूल की लाल इमारत उसकी इच्छाओं का केंद्र बिंदु था। अपने घटिया से मिडिल स्कूल से भाग जाने की कितनी ख्वाहिश थी। आलिया चुप रही। अम्मा ने उसे बड़ी दुख भरी नजरों से देखा, मगर ऐसी नजरें जिनमें इरादा भी था। अब्बा की याद ने उसे इतना बेकल कर दिया था कि वह करीमन बुआ और बड़ी चची के आग्रह के बावजूद अच्छी तरह खाना भी न खा सकी और जल्दी से उठ गई। करीमन बुआ बड़बड़ाती रह गई। घर वालों को तो यह चिड़ियों जैसी खुराकें रह गई हैं, और इसरार मुस्टंडा इतना खाए कि पका पका कर हाथ टूट जाए। और थोड़े दिनों में आलिया को घर के सारे हालात मालूम हो गए। बड़े चचा ने जागीर बेचने के बाद कपड़े की 2 बड़ी-बड़ी दुकानें खोल ली थी, जिन्हें किसी जमाने में वह खुद देखते थे। उन्होंने यह खूबसूरत घर बड़े चाव से बनवाया था। घर में हर तरह से खुशहाली थी, मगर जब वह बड़ी सरगर्मी से सियासत में हिस्सा लेने लगे, दुकानें इसरार मियाँ की निगरानी में जैसे तैसे चलने लगी। वह भी उनकी आमदनी चंदों और सियासी वर्करों पर खर्च हो जाती। बड़े चचा कई बार जेल जा चुके थे। उन्हें तन्हाई की कैद और बेड़ियां पहनने की सजा भी मिल चुकी थी। उनके पैरों में मोटे मोटे सियाह घट्टे पड़े हुए थे। पांव धोते हुए वो उन सियाह घट्टों को बड़े फख्र और प्यार से देखा करते। वो इतने कट्टर कांग्रेसी थे कि खालिस मुसलमान की किसी भी जमात को बर्दाश्त न कर सकते थे। उन्हें तो उनके मुसलमान होने पर शुभा रहता। कांग्रेस के सिवा हर पार्टी के लोग उनकी नजर में देशद्रोही थे। बड़े चचा अपनी दुनिया में इतने मगन रहते कि वह अपने घर की दुनिया को भूल चुके थे। अपनी पलौटी की इकलौती बेटी को एक मामूली से लड़के से ब्याह दिया था, वह भी सिर्फ इसलिए कि लड़का कांग्रेसी था। उस वक्त से अब तक उनकी बेटी 4 अदद बच्चों के साथ अपने आंगन में गोबर थाप थाप कर जिंदगी गुजार रही थी। बड़े चचा को भला इतनी फुर्सत कहाँ थी कि अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करते या कोई खाता पीता घराना तलाश करते। बड़ी चची ने जब बेटी की जवानी की बहुत दुहाई दी, तब उन्हें अपने सियासी कारकुन से ज्यादा बेहतर आदमी नजर न आया। मगर कुछ ही दिनों बाद बड़े चचा को उस बेहतर आदमी से भी नफरत हो गई, क्योंकि वह सियासत से अलग होकर अपनी कुछ बीघे जमीन और बीवी बच्चों में खो गया था। बड़े चचा फिर कभी अपनी बेटी के घर नहीं गए। जमील भैया को उन्होंने मुफ्त के एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया था। जमील भैया बीए तक किस तरह पढ़ा, इसकी उन्हें कोई खबर न थी। शकील जब पढ़ने लायक हुआ तो जमील भैया ने उसको मार मार कर उसी प्राइमरी स्कूल में बिठा दिया जहाँ खुद पढ़ा था। जमील भैया की अपने बाप से न बनती थी। वह इश्किया तुकबंदी करते थे, मुशायरों में जाते थे और पत्रिकाओं में भेजी हुई गजलें वापस पाकर एडिटरों को बुरा भला कहते थे। बड़े चचा जब तक घर में रहते, बड़ी चची और करीमन बुआ मेहमानों के खाने के इंतजाम में सारा दिन गुजार देती।
बड़े से पतीले में बड़ा गोश्त सरसों के तेल में पकाया जाता। हिंदुओं के लिए दुकान से पूरी तरकारी खरीदी जाती। करीमन बुआ ढेरों रोटियां पकाते हुए बड़बड़ाती रहती। शुद्ध घी की खुशबू याद कर करके उनकी आंखों में आंसू आते रहते। फिर भी वह घर चल रहा था। सबको पेट भर रोटी जरूर मिल जाती। बड़े चचा से जब घर की जरूरतों का जिक्र किया जाता तो वो सूख पड़ जाते। जाने क्यों झेप झेप कर सभी की तरफ देखते, अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ फेरते और फिर बड़ी उमंग से सबको समझाना चाहते, जब मुल्क आजाद हो जाएगा तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम लोग जरा गहराई में जाकर सोचो। कहाँ तक जाए गहराई में? बड़ी चची कभी कभी झल्ला उठती। बड़े चचा का मतलब है कि कुएं में गिर जाओ। छम्मी ऐसी बातें सुनकर जरूर मजाक उड़ाती और वो इस बात इस तरह नजरअंदाज कर जाते जैसे कुछ सुना ही नहीं। जाने बड़े चचा में इतना सब्र कहाँ से आ गया था। वो घर में होते तो कोई न कोई तीरों नश्तर बना रहता, मगर वो हंस हंस कर सहते या फिर बाहर बैठक की राह लेते। बड़ी चची उस घर में उसे नसीहत की लाश मालूम होती। उनकी आंखों में जैसे सदियों का दुख समाया हुआ था। इतनी बहुत सी जानों की फिक्र सिर्फ उनके कंधों पर सवार रहती। इसरार मियाँ दुकानों से कुछ काट पीट कर बड़ी चची की फिक्रों को कभी कभी कम कर दिया करते, मगर खुद देर देर तक बैठक में पड़े मांगने वालों की तरह चंद रोटियों के लिए आवाजें लगाते रहते। इन सारी बातों के बावजूद आलिया को बड़े चचा बहुत अच्छे लगे थे, बस बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे अपने अब्बा से शिकायतों के बाद भी मोहब्बत थी। उसकी समझ में ना आता था कि यह घरों के दुखों और तबाहियों के अलम बरदार उसके दिल में मोहब्बत की हलचल क्यों मचाते रहते हैं। ये कैसा स्नेह था, कैसी मोहब्बत थी कि वह जरा सी बात पर उनके लिए तड़प उठती। बड़े चचा जब घर में आते तो वह सब काम छोड़कर उनके हाथ मुंह धोने के लिए चौकी पर पानी रख देती। जब वो हाथ मुंह धोकर थके थके से अपने बिस्तर पर लेट जाते तो वह उनके सिरहाने बैठकर हौले हौले उनका सर सहलाने लगती। बड़े चचा उसका सर अपने सीने से लगाकर उसे दुआएं देते और फिर सुकून से आंखें बंद कर लेते और छम्मी दुपट्टे के पल्लू को मुंह में उड़स कर अपनी सांसी रोकने लगती। हाय, बड़े चचा बेचारे थक कर चूर हो जाते हैं। काम ही ऐसा ठहराना। आलिया को इस घर की जिंदगी अपने घर से ज्यादा झगड़ालू और थकी हुई मालूम हुई, मगर वह किसी न किसी तरह खुद को बहला रही थी। बड़े चचा ने उसको अपनी किताबों की अलमारियों की चाबियां दे दी थी कि वह उन्हें पढ़े और दिल व दिमाग रोशन करे। साथ ही यह हिदायत भी दी थी कि यह चाबी जमील भैया के हाथ न लगने पाए। इस बेकार तुकबंद के लिए ये किताबें कोई हैसियत नहीं रखती। दोपहर के सन्नाटों में बड़ी सावधानी से किताब निकाल कर लाती और पढ़ती। उसका दिल उन किताबों के हर उस किरदार से हमदर्दी रखता था जिन्होंने आजादी और इंसान की भलाई के लिए गोलियां खाई, मगर वह उनसे खौफ भी महसूस करती थी। उसे यकीन था कि ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते। ये लोग शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। उनका अपना घर दुनिया के किसी हिस्से में शामिल नहीं होता। उनके घर वाले इंसान नहीं होते। ये मोहब्बत के कदमों के कांटे होते हैं जो जरा देर में लहलुहान कर देते हैं। अम्मा, बड़ी चची, कुसुम दीदी और तहमीना आपा का अंजाम सबके सामने था। 17-18 साल की उम्र में वह कितनी समझदार हो गई थी। दुखों और चिंताओं ने उसका बचपन कितनी जल्दी छीन लिया था।